लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1921 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था, सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वे अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण तो नहीं बताया, उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल की एक नई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उसी क्षण की चिंता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मुनहार किया कि वे फांसी के बाद भगत सिंह के कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दे, ताकि वे अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लगी कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में डरा निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाली रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से जाने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कंस्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरव ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी से आजाद हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास लगी हुई थी। कोठरी में बस इतना ही जगह था कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर मुश्किल से उसमें लेट पाए। भगत सिंह की फांसी दी जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता को स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, समाजवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता को कहा कि वे पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वे उनकी मौत के बाद जेलर से वे कैरम बोर्ड ले जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल के अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनके वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें शाम 7 बजे भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताबें कुछ पन्ने ही पढ़ पाए। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि वे उनके लिए उनकी फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाए, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी तो वो दिन आएगा कि जब हम आजाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सभी के वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वे वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल मैंने कई बार गरीबों को कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगूंगा तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसीलिए ये माफी मांगने आया है।
जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापे सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में गाना का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीहा जल्लाद को लाहौर के पास सहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी माँ को दिया गया वे वचन पूरा करना चाहते थे कि वे फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पंडित दास सोधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदियों भी नारा लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारी के गले में फांसी का रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके 100 तख्ते से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेशन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। एक जेल के अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वे मृतक की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने यह काम का अंजाम दिया। पहले योजना था कि इनका सब अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन ये फिर विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसीलिए जेल से छिपी दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उनके शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाए, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजापुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाया। अभी उनमें आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही तिब्बतानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वे शवों को छोड़कर अपने वाहन की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों को चारों ओर से पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह से जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात का खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीन महान व्यक्तियों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधकर रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीच रुका। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बच्चे हुए अवशेष के साथ फिरोजापुर से वहां पहुंच गया। जैसे ही फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक जन्म पीढ़ी जिसका लबुलियाम था, किस तरह से शहीदों को अधजले शवों को खुलेआम आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फुट फुट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 कांग्रेडों ने। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के कारण साबित होगी और भारत के जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।